नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र में गृह निर्माण हेतु पिंड या क्षेत्रफल का साधन किस प्रकार से करना चाहिए, उसके विषय में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। क्षेत्रफल प्राचीन शास्त्रीय पद्धति के अनुसार यदि देखा जाए तो जो हमारा घर का वास्तविक क्षेत्रफल होता था, उस वास्तविक क्षेत्रफल में से कितने हिस्से में हमें अपने घर का निर्माण करना है, उसी को हम पिंड कहते हैं और वही हमारा वास्तविक घर का क्षेत्रफल माना जाता था भूखंड के अनुरूप। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसा हमारा यह शरीर है, पार्थिव पिंड है, अनेक प्रकार के पार्थिव पदार्थों से बना हुआ है, उसी प्रकार से जो भूखंड होता है वह भूखंड भी अनेक पदार्थों से मिलकर के बनता है, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। तो गृह निर्माण हेतु पिंड का अथवा क्षेत्रफल का साधन प्राचीन आचार्यों ने किया हुआ है और वर्तमान समय में लोग उसको प्रायः भूलते जा रहे हैं कि घर का क्षेत्रफल प्राचीन पद्धति से कितना होना चाहिए और कितने हिस्से में निर्माण करना चाहिए। तो उन सभी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि गृह निर्माण हेतु हमारा पिंड कितना होना चाहिए, हमारा वास्तविक निर्माण हेतु क्षेत्र कितना होना चाहिए, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। उसके साधन की विधि को जानेंगे और उसके क्या महत्वपूर्ण उपयोग हैं या उसका क्या सिद्धांत है, इसकी उपयोगिता किन किन स्थानों पर होती है, वह हम चर्चा करेंगे। तो प्रारंभिक रूप से यदि हम देखें तो पिंड साधन सर्वप्रथम महत्वपूर्ण सोपान माना जाता है वास्तुशास्त्र के संदर्भ में। जब भी हम भूखंड का चयन कर लेते हैं तो उस भूखंड में हमें कितने हिस्से में निर्माण हेतु गृह कक्षों का निर्माण करना है, उसी को हम कहते हैं पिंड। तो इसकी उपयोगिता क्या है, पिंड साधन की क्षेत्रफल निकालने की हमारी उपयोगिता क्या है, तो उसके विषय में आचार्यों ने कहा है कि गृह कुंडली का निर्माण इससे किया जाता है। जो हम पिंड साधन निकाल करके लाते हैं तो उससे घर की कुंडली निर्माण की जाती है। जैसे वर वधू की कुंडली का निर्माण होता है, जातक की कुंडली का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से भी घर के कुंडली का निर्माण किया जाता है। और घर की कुंडली कैसे बनती है वह हम आगे के आने वाले वीडियो में बताए होंगे। यह एक नवीन तथ्य है कि घर की कुंडली का निर्माण कैसे करना चाहिए। अभी तक आपने गृह कुंडली निर्माण हेतु कोई सा भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं देखा होगा, लेकिन आने वाले समय में हमारी संस्था श्रीनाथ एस्ट्रो साइंस घर की कुंडली का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, यह भी तथ्य आपके सामने उपस्थित करेगी, वह भी पूर्ण प्रामाणिक रूप से। दूसरी बात हम देखें तो पिंड साधन का उपयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर भवन का समुचित आकार हमें ज्ञात करना है। अभी आगे आप देखेंगे कि अनेक प्रकार के भूखंड इत्यादि होते हैं, लेकिन उन भूखंडों में हमें कितने हिस्से में और किस आकार में हमें अपना भवन का निर्माण कराना है, उसके लिए भी पिंड साधन की महत्वपूर्ण उपयोगिता सिद्ध होती है। पुनः तीसरा इसका हम उपयोग देखेंगे तो प्राचीन पारंपरिक पद्धति से मानचित्र किस प्रकार से बनना चाहिए, वह भी इस पिंड साधन से अथवा क्षेत्रफल साधन से हमें प्राप्त हो जाता है कि हमारा अमुक पिंड इतना होना चाहिए और इतने पिंड में ही हमें अमुक अमुक घर का निर्माण करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात पिंड साधन से यह प्राप्त होती है कि घर के अन्य उपकरण भी होते हैं, जैसे आय हो गया, वार हो गया, अंश हो गया, द्रव्य हुआ, ऋण हुआ, तिथि हो गई, योग हुआ, आयु इत्यादि अनेक अवयव होते हैं जो अभी तक लुप्त प्राय रहे हैं और बहुत से बड़े बड़े जो वास्तुशास्त्र के आचार्य भी वर्तमान समय में उपलब्ध हैं, वह भी इन शास्त्रीय और पारंपरिक विषयों की चर्चा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इन सभी के विषय में हम प्राचीन रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि पिंड साधन की उपयोगिता में ये तथ्य कैसे महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि भूखंड के अनेक प्रकार के आकार होते हैं। चतुरस्र आकार होता है, आयताकार होता है, वृत्ताकार होता है, त्रिकोणाकार होता है, विषम चतुरस्र आकार का होता है, अनेक भुजाओं वाला होता है।
तो यदि आयताकार या चतुरस्र आकार में भूखंड है तब तो अच्छी बात है, किंतु यदि भवन का भूखंड का यदि आकार अनेक प्रकार से विषम हो जाए, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यदि इस प्रकार से भूखंड का आकार हो जाए तो ऐसे में गृह निर्माण कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो उसके लिए हमें पिंड का साधन करना पड़ता है। आपका दक्षिण मुखी प्लॉट हो या किसी भी मुख का प्लॉट हो तो उससे कोई परेशानी नहीं होती है यदि हम पिंड साधन कर लेते हैं। और पिंड साधन करने के पश्चात जो हमारा क्षेत्रफल आता है, उस क्षेत्रफल से हम अपने जो भूखंड है उसमें निर्दिष्ट स्थान से लंबाई और चौड़ाई आसानी से ज्ञात करके अपने निवास योग्य पिंड का साधन, क्षेत्रफल का साधन हम कर लेते हैं। तो भवन का आकार किसी भी प्रकार से हो तो उसमें पिंड साधन की महत्वपूर्ण उपयोगिता हो जाती है कि आपके भूखंड का आकार कोई सा भी है, लेकिन यदि आप पिंड साधन कर लेते हैं तो पिंड साधन से जो भी भूखंड जनित आकार से जनित जो दोष होते हैं वह पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं और वह जो पिंड हमारा जो क्षेत्रफल आता है वह निवास योग्य पूर्णतया शुद्ध माना जाता है और उसमें वास्तु से संबंधित जो दोष होते हैं वह बिल्कुल उत्पन्न नहीं होते हैं। तो पिंड का आकार बस यही आप समझ लीजिए कि जो भूखंड है उसमें जो वास्तु पुरुष की स्थापना जो की जाती है उसके लिए हमें एक निर्दिष्ट स्थान देना होता है। जैसे मान लीजिए हमारा यह शरीर है, यह भी एक निर्दिष्ट आकार में ही होता है, 6 फीट 5 फीट इत्यादि जो भी है वह एक निर्दिष्ट आकार में ही होता है। तो उसी प्रकार से हमारा जो वास्तु पुरुष होता है, जो वास्तु मंडल में अन्य जो देवता इत्यादि निवास करते हैं, तो उनके लिए भी एक निर्दिष्ट आकार हमें देना चाहिए उस घर में हमें यदि निवास करना है। तो यदि निर्दिष्ट स्थान उनको दे दिया जाए तो उनसे जो संबंधित जो दोष उत्पन्न होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं और ऐसे गृह में निवास करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो वीडियो लंबा जरूर हो सकता है तो आप इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि यह प्राचीन और प्रामाणिक पद्धति है कि पिंड का साधन मतलब क्षेत्रफल का साधन प्राचीन पद्धति से हम कैसे ज्ञात करें। तो आइए हम जानते हैं कि पिंड साधन हेतु कौन कौन से महत्वपूर्ण अवयव हमें आवश्यक होते हैं जिसके आधार पर पिंड का साधन किया जाता है। तो इसके लिए 3 मुख्य अवयव हमें चाहिए होते हैं। सर्वप्रथम भूखंड स्वामी के नाम का नक्षत्र, दूसरा कल्पित गृह का नक्षत्र, मतलब हम जो भूखंड हमारे पास है उसके लिए हमें एक कल्पित नक्षत्र सोचना चाहिए, तो वही होता है कल्पित गृह या भूखंड का नक्षत्र। तीसरा है कल्पित आय, यह आय क्या होता है और कल्पित भूखंड का नक्षत्र किस प्रकार से चयन करें, तो उसके लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार से व्यवस्था दी हुई है, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा कर लेते हैं कि भूखंड स्वामी के नाम का नक्षत्र। तो शतपथ चक्र के अनुसार भूखंड स्वामी का जो नाम आता हो तो उसी से हम उसके नक्षत्र का ग्रहण करेंगे। मतलब यहाँ पर हमें पुकार नाम ग्रहण करना है, न कि राशि नाम। जैसे मान लीजिए कोई गृह स्वामी है, उसका पुकार नाम राम है तो उसका चित्रा नक्षत्र हुआ। तो इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का जो भूखंड का स्वामी है उसका जो वास्तविक नाम है, पुकार नाम है, उसके अनुसार उसका नक्षत्र ग्रहण कर लेंगे। फिर इसी प्रकार से जो कल्पित गृह नक्षत्र हमारा है वह कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि जिस नक्षत्र के साथ गणना उत्तम बन रही हो वह कल्पित नक्षत्र हमें ग्रहण कर लेना है। जैसे मान लीजिए चित्रा नक्षत्र भूखंड के स्वामी का है तो उस चित्रा नक्षत्र से कोई सा भी नक्षत्र हम ग्रहण करें जिसके साथ अच्छी गणना बैठ रही हो, मतलब जो वर वधू का मिलाप किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से भी गृह स्वामी और गृह का मिलाप किया जाता है। तो उसके लिए हमें एक नक्षत्र कल्पित करना होता है, तो वह नक्षत्र हम उसी को कल्पित करेंगे जिससे हमारी गणना शुद्ध बन रही हो। इसके बाद गृह स्वामी के नक्षत्र से आगे का नक्षत्र ही हमें सर्वदा कल्पित करना चाहिए, न कि पीछे का नक्षत्र। जैसे मान लीजिए चित्रा नक्षत्र गृह स्वामी का है तो उसके आगे का ही नक्षत्र हम ग्रहण करेंगे। स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा इत्यादि जो भी नक्षत्र हो जिससे भी गणना उत्तम बन रही हो वही हम ग्रहण करेंगे।
इसके बाद यह भी आवश्यक हो जाता है तो गृह स्वामी का नक्षत्र और भूखंड का नक्षत्र एक कभी भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। चित्रा नक्षत्र गृह स्वामी का भी है और भूखंड का भी यदि हम चित्रा नक्षत्र कल्पित करें तो वह अनुचित प्रतीत होगा। तो कभी भी गृह स्वामी और भूखंड का जो कल्पित नक्षत्र है वह एक नहीं होना चाहिए। सर्वदा आय अधिक होना चाहिए और व्यय कम होना चाहिए। मतलब घर के लिए जो आय कल्पित किया जाता है और जो निर्दिष्ट आय प्राप्त होता है पिंड साधन के उपरांत वह हमेशा अधिक होना चाहिए और व्यय कम होना चाहिए। तो आय का साधन कैसे करेंगे और व्यय का साधन कैसे करेंगे वह आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार से एक और प्रसंग भी आता है कि आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा ये नक्षत्र अच्छे माने जाते हैं। इनमें से कोई सा भी नक्षत्र आप चुन लें जिसके साथ गणना आपकी उत्तम बन रही हो। तो कल्पित गृह नक्षत्र के लिए यह सब महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं, आपको यह अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो तीसरा महत्वपूर्ण अवयव होता है आय। आय का अर्थ होता है धन कह लीजिए या सोर्स ऑफ इनकम कह लीजिए। धन के क्षेत्र या संसाधन जो हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जिस घर में हम वास कर रहे हैं उससे आय हमें कितना प्राप्त होगा वह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो इसके विषय में दूसरे वीडियो में बताया जाएगा विस्तृत रूप से। अभी आप यहाँ पर यही समझें कि जो कल्पित आय है वह हमेशा विषम होना चाहिए। 8 प्रकार के आय बताए गए हैं। ध्वज, धूम, सिंह, श्वान, वृष, गधा, हाथी, कौवा, ये 8 प्रकार के आय होते हैं। इनमें से हमेशा विषम आय ही चुनना चाहिए। विषम आय कहने का मतलब ध्वज, सिंह, वृष और हाथी, यह विषम आय हमेशा ही हमें कल्पित करने चाहिए। तो यह 3 अवयवों के आधार पर पिंड साधन की विधि अपनाई जाती है। पिंड साधन अब कैसे करना चाहिए तो उसके लिए आचार्यों ने अनेक सिद्धांत बताए हुए हैं और सभी सिद्धांतों से प्रायः फल जो हमारा है वह एक ही आता है। तो आचार्य रामदेवज्ञ ने मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ में एक श्लोक बताया जिसके आधार पर सरलतया पिंड ज्ञात किया जा सकता है। मतलब हमारे घर का जो वास्तविक क्षेत्रफल कितना होना चाहिए वह हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए आचार्य ने कहा है एको नितेष्टर क्षहता द्युतिथ्यो रूपो नितेष्टाय हतेन्दुनागैः युक्ता घनैश्चापि युता विभक्ता भूपाश्विभिः शेष मितो ही पिंडः। मतलब इष्ट नक्षत्र की जो संख्या है उसमें से 1 घटा करके शेष को 152 से गुणा करना चाहिए। पुनः जो इष्ट आय हमने कल्पित किया है उसकी संख्या में से 1 घटा करके 81 से गुणा करना चाहिए और दोनों के गुणनफलों को जोड़ करके पुनः उसमें 17 और जोड़ देना चाहिए और उसके पश्चात 216 से भाग देना चाहिए। 216 से भाग देने के बाद जो शेष बचे वही हमारा वास्तविक पिंड होता है, वही हमारा घर का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर लब्धि हमें ग्रहण नहीं करनी है, यहाँ पर जो नीचे का जो शेष फल प्राप्त होता है उसे ही हमेशा ग्रहण करना चाहिए। यदि पिंड छोटा आ रहा है तो उसे हम 216 के घटक जोड़ते रहने से हमारे लिए अनुकूल अभिष्ट पिंड हमें प्राप्त हो जाता है। यह पिंड हमेशा हाथ में ही आता है क्योंकि प्राचीन यदि हम व्यवहार करें तो अंगुल, हस्त, दंड, योजन इत्यादि में ही प्राचीन काल में व्यवहार होता है। तो यह जो हमारा पिंड आता है, जो क्षेत्रफल आता है, वह क्षेत्रफल हमेशा हाथ के परिमाण में ही आता है। उसे हम फीट में परिवर्तित कर सकते हैं। एक हाथ में लगभग 1.5 फीट होता है। आप 18 इंच मान लीजिए। किसी का हाथ छोटा बड़ा होता है तो 17 इंच, 16 इंच इत्यादि भी हो सकता है, लेकिन मध्यम मान से चले तो एक हाथ में लगभग 18 इंच होते हैं और उसमें 24 अंगुल होते हैं। तो एक उदाहरण से इस बात को हम समझते हैं। भूखंड स्वामी का नाम जैसे हमने कल्पित किया था राम और कल्पित नक्षत्र हमने ले लिया विशाखा। इसकी नक्षत्र संख्या है 16। विशाखा और राम का जब हमने गुण बोधक चक्र से मेल किया तो 34 गुण प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात यह नक्षत्र जो कल्पित हमने किया है वो यह उत्तम है और चित्रा के आगे
प्राप्त हो रहा है और अन्य प्रकार से भी हमने देखा तो यह नक्षत्र उत्तम प्रतीत हो रहा है, इसलिए हमने इससे कल्पित नक्षत्र किया। कल्पित आय हमने सिंह ले लिया जिसकी संख्या है 3 और यह विषम आय है। तो अब करना क्या है, तो जैसा कि बताया गया था कि आपका जो नक्षत्र है उसमें से एक आपको घटा देना है। तो नक्षत्र संख्या हमारी थी 16, उसमें से एक हमने घटाया तो आया 15। इस 15 को 152 से गुणा किया तो आया हमारा 2280। तो एक यह गुणनफल प्राप्त हो गया। दूसरा जो है अभिष्ट आय हमारा था सिंह जिसकी संख्या थी 3, उसमें से एक हमने घटाया तो शेष आया 2, उसको 81 से गुणा किया तो आया 162। इन दोनों गुणनफलों को हमने जोड़ दिया तो प्राप्त हुआ 2442। इस 2442 में पुनः हमने 17 जोड़ा जैसा कि सूत्र हमारा पहले कह रहा था, तो हमारा योगफल हो गया 2459। अब इस 2459 में हमने 216 से भाग दिया तो लब्धि हमारी आई 11 और शेष जो नीचे बचा हुआ हुआ 83। तो यह 83 वर्ग हाथ जो है हमारा क्षेत्रफल हुआ, मतलब हमारा अभिष्ट पिंड हुआ। इसको हम फीट में परिवर्तित करेंगे तो 124 वर्ग फीट हमारा वास्तविक क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। लेकिन 124 वर्ग फीट बहुत कम प्रतीत हो रहा है, इसमें तो एक कक्ष का भी शायद निर्माण करना मुश्किल हो जाए। तो उसके लिए हमने जैसे बताया कि 216 के घटकों को जोड़ते जाएंगे तो हमारा अभिष्ट निवासार्थ पिंड हो जाएगा। जैसे हमने मान लिया कि किसी के पास जो है 1200 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है, मतलब 40 फीट उसकी लंबाई है और 30 फीट उसकी चौड़ाई है, तो उसका क्षेत्रफल आ गया 1200 स्क्वायर फीट। लेकिन अब इस व्यक्ति को 1200 स्क्वायर फीट में निवास नहीं करना है, उसे कुछ कम में निवास करना है, या फिर कितने क्षेत्र में यह व्यक्ति निवास करे, तो उसके लिए पिंड साधन किया गया। तो पिंड साधन पहला पिंड जो हमारा आया था 83 वर्ग हाथ आया था, मतलब 124 वर्ग फीट। यह बहुत ही कम प्रतीत हो रहा है। तो पुनः इसमें जो है 216 का घटक हम जोड़ते गए। तो 83 में 216 जोड़ें तो 299 वर्ग हाथ आया, मतलब 448 वर्ग फीट। यह भी बहुत उपयुक्त नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे पास 1200 स्क्वायर फीट का क्षेत्रफल है और उसमें 448 वर्ग फीट में यदि हम बनाएंगे तो उतना सुंदर घर नहीं बन पाएगा, या फिर जो कक्ष होंगे वह भी उतने उपयुक्त नहीं हो पाएंगे। पुनः उसके लिए हमने अग्रिम 216 जोड़ा 299 में, जो कि हाथ की प्रक्रिया है, इसलिए जो भी हमारा प्रथम पिंड था उसमें 216 जोड़ करके फिर 1.5 गुना करके उसे हम वर्ग फीट में ले आएंगे। तो 299 में 216 जोड़ा तो 515 वर्ग हाथ या फिर 772 वर्ग फीट आया। तो इसमें निर्माण किया जा सकता है, 772 फीट एक प्रचुर होता है, उसमें निर्माण कर सकते हैं। लेकिन गृहकर्ता को और क्षेत्रफल अभिष्ट है, पुनः उसके लिए 216 515 में जोड़ा तो 731 हुआ। तो 731 को जब हमने वर्ग फीट में निकाला तो आया 1096। 1096 यह वास्तविक गृह निर्माणार्थ उपयुक्त क्षेत्रफल हुआ और यही 731 वर्ग हाथ हमारा उपयुक्त पिंड हुआ। मतलब 1096 स्क्वायर फीट में ही उस व्यक्ति को, जिसका नाम राम है, उसे इस 1200 स्क्वायर फीट में से 1096 स्क्वायर फीट में गृह निर्माण करना चाहिए। इससे अधिक हम 216 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1420 स्क्वायर फीट, लेकिन उसके पास तो 1200 स्क्वायर फीट है, तो इसलिए 1096 स्क्वायर फीट ही, मतलब 731 वर्ग हाथ ही इस व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा आवास इत्यादि बनाने के लिए। तो आप जैसा इस चित्र में आप देखें वास्तविक भूखंड है हमारा 1200 स्क्वायर फीट, लेकिन जब हमने इसे संशोधित किया, जो वास्तविक पिंड निकाला, तो हमारा आया 1096। तो जो शेष हमारा क्षेत्रफल बच गया तो वह हिस्सा हम छोड़ देंगे। आप जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं एक लाइन बनी हुई है, आगे का हिस्सा वह छोड़ा जा चुका है, लगभग वह 36.6 फीट का, तो उसका लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई 30 फीट की।
तो जो हमारा 3.5 फीट बचा उसे छोड़ दिया गया आगे के लिए, तो वह हमारा पिंड में नहीं आएगा, वह हमारा कवर्ड एरिया, वो हमारी बाउंड्री एरिया तो रहेगी, लेकिन हमें उसमें निवास नहीं करना है। हमें निवास करना है 1096 स्क्वायर फीट जो आया है, उसी में हमको अपने समस्त गृह निर्माण का कार्य उसी में करना है, और आगे का हिस्सा हमें छोड़ देना है। उसमें आप बाउंड्री प्रयोग कर सकते हैं या फिर पार्किंग इत्यादि प्रयोग कर सकते हैं, और भी अमुक कार्य उसमें किए जा सकते हैं। लेकिन पिंड साधन तो हमें अवश्य करना चाहिए। किसी के पास मान लीजिए 5000 स्क्वायर फीट है, तो पुनः उसमें 216 और जोड़ते जाएंगे तो हमारा पिंड और भी निकलता जाएगा। तो यह हमारा जो पिंड आया, तो इस पिंड में हमें लंबाई से हम भाग देंगे, हमें कितनी लंबाई चाहिए, तो उस लंबाई से जब हम भाग देंगे तो हमारे पास चौड़ाई आ जाएगी, और चौड़ाई से हम भाग देंगे पिंड में, क्षेत्रफल में, तो अमुक लंबाई हमें प्राप्त हो जाती है। तो हमारे पास 40 × 30 फीट का हमारे पास प्लॉट था, तो 30 तो हमने चौड़ाई में पूरा प्रयोग कर लिया, लेकिन हमने लंबाई को थोड़ा सा छोटा कर दिया क्योंकि वह उपयुक्त पिंड हमें करना था। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से पिंड बनाए जाते हैं। अब यह जो क्षेत्रफल आया, इस क्षेत्रफल से आप वृत्ताकार में घर यदि बनाना चाहें तो बना सकते हैं, षट्काकार में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, त्रिकोणाकार में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, चतुर्भुज आकार में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मतलब क्षेत्रफल हमारे पास तो प्राप्त हो गया, उससे हमें कितनी लंबाई या कितनी चौड़ाई लेनी है वह अंकगणित की जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन पिंड साधन तो हमें अवश्य ज्ञात करना ही चाहिए, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण अवयव होता है जिसे आज लोग छोड़ते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से पिंड साधन हमें करना चाहिए और बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि पिंड साधन करते समय अन्य अवयव अशुभ आ रहे हैं तो उसमें कुछ हाथ या कुछ अंगुल आगे घटा देने से या बढ़ा देने से हमारे लिए अभिष्ट पिंड हो जाता है, और यही पिंड हमें आगे आजीवन कार्य संपन्न कराते रहता है घर के अवयव इत्यादि को निकालने के लिए। तो यदि आप भी हमारी संस्था से पिंड शोधन कराना चाहते हैं, काकड़ी विचार कराना चाहते हैं, इष्ट नक्षत्र इत्यादि ज्ञात कराना चाहते हैं, तो हमारी संस्था यह सारी सुविधाएं आपको प्रदान करती है, वह भी पूर्ण प्रामाणिक और प्राचीन पद्धति से। घर का नाम क्या होना चाहिए, घर का पक्ष कौन सा आ रहा है, जैसा कि अभी चर्चा हुई थी कुंडली निर्माण को लेकर के, घर का वार क्या होगा, अंश क्या होगा, द्रव्य क्या होगा, ऋण क्या होगा, तिथि क्या होगी, योग क्या होगा, घर की दशा कैसी है, आय व्यय चक्र क्या है, इत्यादि अनेक प्रकार के जो प्राचीन अवयव हैं वह इस वीडियो में आपको इस संस्था द्वारा आपको प्रदान किए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। नमस्कार।